So first of all, welcome to respected parents and dear students. आज अपने अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन कैसे ले उस बात के ऊपर विचार करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली हर एक व्यक्ति, हर एक, मैं स्टूडेंट की नहीं, हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, वैसा मिलता नहीं है ना। सब लोग अच्छा ही सोचते हैं, सब लोगों को अच्छा ही चाहिए, लेकिन सबको अच्छा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, उसके ऊपर विचार करना पड़ता है अपने को। कि कोई भी चीज़ मुझे जो सोचता हूँ कि ये चाहिए, सोचने से कुछ नहीं मिलता। उसके पीछे वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, उसका रास्ता क्या है, कहाँ से होके अगर निकले तो हम वो गोल तक पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए और इम्प्लीमेशन भी होना चाहिए। सो आज हम हमारे हर एक एस्पेक्ट में, हमारे हर एक कन्फ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ सेमिनार, इट्स अ टॉक शो। दैट्स मीन बेसिकली वी आर हियर गैदर टू टॉकिंग विथ ईच अदर। We are asking a question, we are raising the query and we are giving the answers. Okay, so हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स अगर हो तो इन बिटवीन या इन द एंड ऑफ द सेशन बिल्कुल पूछे और सॉल्व करे। अगर इंस्टेंट आंसर होगा तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड। अगर कोई ऐसी बात है रिसर्च बेस्ड, तो डेफिनेटली वी विल गिव यू दैट डेटा आफ्टर द टॉक शो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डिस्कशन जाता है कि करियर चॉइस आर लाइफ चॉइस, टेक देम अर्ली एंड वाइसली, है ना। टेंथ के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे अपने टेंथ के स्टूडेंट के बैठे हैं, उनको बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन पूछते होंगे कि भाई टेंथ के बाद क्या करेगा। वो 2 मिनट का मौन धारण करेगा, सोचेगा कि ये बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया है मुझे, है ना। मैक्सिमम कुछ परसेंट ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मैं ये करूँगा। बाकी 90% स्टूडेंट आर कन्फ्यूज कि क्या करना है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे, आज बोलेंगे मैं ये करूँगा, कल फिर दोस्त से या सोशल मीडिया से कुछ और देखा, तीसरे दिन बोलेंगे नहीं मैं तो ये करूँगा। तो यही है सिम्टम्स कि वी आर नॉट क्लियर व्हाट वी वांट टू डू। तो बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं हाउ टू डिसाइड, मैं डिसाइड कैसे करूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। सो देर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल सेंसेस दैट वी हैव लिस्टिंग। उसके ऊपर आपको सोचना है, विचारना है, उस पर घर पे जाके आपको आराम से उसके ऊपर विचार करना है, तो आपको हर एक चीज़ अपने आप पता चलने लगेगी। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस ये भी लिखा है कि टेक देम अर्ली एंड वाइसली, है ना। अपने गुजराती में एक कહેવત છે ને कि भाई वહેલા એ પહેલા, है ना। जो पहले आता है, जो पहले सब कुछ सोच लेता है वही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। अपने कहीं पे भी जाना हो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो कि कल बैठ के आपने आज रात को फ्रेंड्स ने मिलके डिसाइड किया कि भाई चलो मनाली घूमने जाते हैं, है ना। तो वो एक डिसीजन के पीछे बहुत सारी चीज़ें साथ में फ्री में मिल जाती है कि टिकट बुक करो, पैकेट सारा सामान करो, ये सारी चीज़ें साथ में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कब हम अच्छे से कर पाएंगे, जब हमने पहले से डिसाइड करके रखा हो कि भाई मुझे जाना है, कल सुबह जाना है। आज रात के 12 बजे दोस्त फ़ोन करके बोले कि भाई चलो कल सुबह पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसके लिए पहले से डिसाइड करेंगे अपने वाइसली। सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। लाइफ में आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को क्या देखते हो, है ना। हर एक व्यक्ति अपने आप को दुनिया के अंदर अपने आप को कुछ देखना चाहता है कि कुछ सालों के बाद समाज के अंदर, दुनिया के अंदर मेरा नाम ये हो, मैं इस टाइप का मेरा आइडेंटिटी बने। लाइफ में हम क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत खास विचार करना पड़ेगा अपने को, है ना। और ये विचार करने से पहले ये क्वेश्चन ये भी है कि भाई कैसे विचार करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, मेरे को तो बहुत, मतलब काम तो सर मुझे बहुत टॉप लेवल का करना है सर, लेकिन सर क्या करूँ वो नहीं पता, है ना। ये सही बात है ना।
सर देखो, मेरे को कोई भी काम दे दो मैं सारे टॉप लेवल पे ही करना चाहता हूँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन है सर, मेरे को सब अच्छा लगता है। या तो कुछ ऐसे भी बोल दो, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता सर, मेरे को कोई काम ही नहीं करना, मैं तो बस पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे भी कुछ होते हैं, बट हमें कैसा होना चाहिए हम उसके ऊपर आज विचार करेंगे। ओके, एंड हाउ डू यू चूज योर करियर, राइट? तो लेट्स स्टार्ट गिविंग आंसरिंग टू दिस ऑल क्वेश्चन। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, एक छोटी सी टॉक डिसीजन के ऊपर, कि वाइजली अर्ली डिसीजन लेने का क्या फ़ायदा है। आप सब लोगों ने कुछ लोगों शायद चेस खेले होंगे, चेस की गेम के बारे में जानते होंगे, खेलते नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जानते होंगे। और एक्सपीरियंस ये कहता है कि चेस की गेम में मैक्सिमम टाइम विनर कौन होता है? जो अपने मूव्स, करंट मूव्स जो होते हैं उसके 3 स्टेप आगे का सोच के अभी जो मूव्स लेगा वो ही जीतता है। 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, एक ब्लाइंडली खेलने वाला, कि जैसे सामने से जो पास आएगा उसके सामने वो खेल देगा, और दूसरा क्या होता है, पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि मेरे को ऐसे 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 प्लान बनाता है, और प्लानिंग बना के फिर जो आगे जाता है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। है ना? सही बात है कि गलत बात है? कहीं घूमने जा रहे, प्लानिंग बना के जाए तो एन्जॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जहाँ पे आप कभी गए ही नहीं हो, है ना, स्टूडेंट के एस्पेक्ट से बात करें अगर अपने, तो स्टूडेंट्स कभी वो वाले सिनारियो में गए ही नहीं है, 11th 12th, उसके बाद क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टी उनको झेलनी पड़ेगी, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है। तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे, राइट है? मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है, सर्जन डॉक्टर, कैसे बनूंगा सर मैं? तो ये एक थॉट प्रोसेस होगी, मैंने सोच लिया कि ये करना है, लेकिन कैसे करना है उसका डेटा हमें पूरा होना चाहिए। तो चॉइस के अंदर जो फर्स्ट चीज़ है, हमें लाइफ में क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका जो फर्स्ट थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है अपने इंटरेस्ट से, है ना? 2 चीज़ें होती है लाइफ में, एक होता है पैशन, एक होता है हॉबी। बहुत सारे लोगों को ये दोनों के बीच का गैप नहीं पता। कोई बता सकता है पैशन क्या है और हॉबी क्या है? तो मैंने उसके बहुत सिंपल दोनों के बीच में एक लाइन खींच के रखी है। कुछ लोग हॉबी को अपना पैशन मान लेते हैं और हॉबी को, पैशन को अपनी हॉबी। मैक्सिमम तो यही होता है कि जो हॉबी होती है उसको पैशन मान लेते हैं। मेरे ख्याल से ये दो बहुत अलग चीज़ है। हॉबी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी कभी फ्री टाइम में करना पसंद है, और उसके करके उसको करने से आपके मन को आनंद मिलता हो, आपको जीवन में बहुत अच्छा लगने लगे। लेकिन पैशन कैसा चीज़ है? पैशन एक प्रोफेशनल चीज़ है। मैं ऐसा बोलता हूँ बच्चों को कि अपने लाइफ में अगर पूरी लाइफ टाइम अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी फील्ड में रहो वहाँ टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको करनी है, अपने लिए एक बेस्ट पैशन ढूंढ लो, एक ऐसा इंटरेस्ट जो काम करने से आपको बहुत अच्छा फील होता हो। पैशन को मैं पहले डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ छोड़ दिया। पैशन क्या है? तो पैशन एक ऐसा काम है जो लाइफ टाइम रोज सुबह उठ के आपको रोज वो ही काम करना है, और रोज करने के बावजूद आपको उसमें रोज जैसे जैसे डे बढ़ता जाएगा आपका मज़ा और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लाइफ की फुल लगेगी। इसको पैशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मतलब ना मन से जॉब कहीं पे लग जाते हैं, जॉब तो लग जाते हैं, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, सैटरडे संडे फ्री भी होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्त के साथ जाके बैठ के बात करते हैं, यार लाइफ में मज़ा नहीं है, मेरा बॉस मंडे फिर से जॉब जाना पड़ेगा, यार मज़ा नहीं आएगा, छुट्टी कब आएगी। अगर ये विचार आपको आ रहे हैं वो काम करते टाइम, तो आप गलत जगह पे हो, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप लाइफ सिर्फ काट रहे हो। और काटना और एंजॉय करना अलग बात है। लाइफ एंजॉय व्यक्ति तभी करता है जब उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी को वो अपना पैशन बनाए, और उसको पैशन बना के उसी को अपना प्रोफेशनल करियर में आगे ले जाए। लेकिन मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे भी एक सेकंड रुक जाओ। सिर्फ इंटरेस्ट होना और वो इंटरेस्ट हमारे लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद है, बुद्धिमान व्यक्ति उसका भी विचार करता है
है ना, बुद्धिमान व्यक्ति ये भी सोचता है। तो जो सेकंड थॉट ऑफ प्रोसेस है, देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड फ्यूचर स्कोप क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करियर डिसाइड करने से पहले। जैसे मैं, चलो एज फॉर एग्जांपल मेरी बात करता हूँ, मतलब मैं मेरे फैक्ट अच्छे से बता पाऊंगा, किसी और के फैक्ट बताऊँ उससे ज़्यादा अच्छा है। कि मेरा बहुत क्रिस्टल क्लियर था, मैं जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात मेरे को जहाँ तक याद है, यहाँ पे मैं पियर कार्डिन की पेन लगा के घूमता था। और दुनिया में कोई भी मेरे को उस लेवल में भी कोई भी मेरे को आगे पूछे क्या बनेगा, तो मेरा एक ही सिंपल आंसर होता था कि मैं एक साइंस का टीचर बनूंगा, उस टाइम पे भी। और उस टाइम पे मैं क्या करता था, तो मेरा इंटरेस्ट तो मैंने बहुत पहले से जान लिया था कि दुनिया के कोई भी कितने भी काम दे दो मेरे को दुनिया के कितने भी पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा ना, मेरे को लाइफ में रात को अच्छे से नींद आएगी नहीं। तो ये आपको पहले फाइंड करना है। मैंने ये फाइंड करने के बाद में दूसरा आया था एम्पटीट्यूड पे। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पटीट्यूड, है क्या? ये तो एक शब्द है, लेकिन उसका मीनिंग हम यहाँ पे कैसे लेंगे? तो आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपकी स्किल क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमें ये विचार करना है। कि मान लो किसी का इंटरेस्ट है ड्राइंग करना, जब मेरे को बहुत मज़ा आता है ड्राइंग करने में, मैं ड्राइंग करूँ सब मेरे को एकदम मैं अलग दुनिया में चला जाता हूँ। लेकिन उसकी ड्राइंग के पास इंटरेस्ट है लेकिन ड्राइंग की स्किल नहीं है ना, ड्राइंग करने की अच्छी एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये एक रेड फ्लैग है, यहाँ पे हमें जाना चाहिए। हम आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट, नॉर्मली ऐसा बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो स्किल और एबिलिटी डेवलप अपने आप कर लेता है। ये बात भी है, राइट सर? तो हम ध्यान देंगे ये चीज़ पे कि पहले मेरा इंटरेस्ट क्या है, सोचो घर पे बैठ के कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी फील्ड है जो मैं लाइफ टाइम करूँगा, रोज़ सुबह उठ के करूँगा तो भी मुझे उतना ही मज़ा दिलाएगा जितना पहले दिन दिलाता था, है ना? ये ये जहाँ पे आपका मन बोलेंगे कि ये है वो काम, वो हम वो फील्ड चूज करेंगे, हम उसको अपना कैरियर बनाएंगे। फिर उसके ऊपर एम्पटीट्यूड, अपनी स्किल चेक करेंगे कि मैं जिसमें इंटरेस्ट रखता हूँ उसमें मेरी स्किल कितनी है ना? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी सिंगर की बात करूँ या तो कोई म्यूजिशियन है, कि मेरे को इंटरेस्ट है सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का, तो उसकी भी कोई ना कोई हर एक लेवल पे स्किल होगी कि मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, कितना बुरा बजाता हूँ, और वो अपने को पता होता है। दुनिया की सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि दुनिया के सारे राज अपने मन को पता है। अपने चाहे बाहर कैसे भी बने, लेकिन अपने मन को पता है कि मेरा लेवल ये है। सो चेक योर स्किल एंड एबिलिटी इन योर इंटरेस्ट, फ्यूचर स्कोप इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, स्किल भी बहुत अच्छी है, फ्यूचर स्कोप नहीं है, तो भी वो चीज़ काम में आएगी नहीं। ओके, सो मैं कोई पर्टिकुलर फील्ड का नाम देकर या किसी के कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट का एग्जांपल यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमें फ्यूचर स्कोप के बारे में बहुत वाइसली विचार करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर के अंदर बात करो तो एक ऐसी फील्ड है जो लाइफ टाइम चलेगी, उसके पीछे का एक ऐसा मतलब फील्ड है, वो कौन है? डॉक्टर। कितने भी रोबोट बन जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन एक डॉक्टर तो समाज को चाहिए ही चाहिए, है ना? एंड वन काइंड ऑफ डॉक्टर इज ऑल्सो सोशल वर्क। एक सोच ये भी रखनी ज़रूरी है कि डॉक्टर जब काम करता है ना तो उसके सामने एक लिविंग ह्यूमन बींग होता है ना? उसको उसको क्या करना है, तो उसका इलाज करना है। तो ये एक प्रोफेशन है डॉक्टर जो लाइफ टाइम चलता रहेगा। सेकंड नीड क्या है फ्यूचर स्कोप? तो आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर। क्योंकि आज सारी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? उस डायरेक्शन, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इस एरिया में रिसर्च, उस एरिया के अंदर स्कोप, नॉलेजेबल बंदों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक बहुत सिंपल बात बता देता हूँ, आपने बहुत सुना होगा कि इंजीनियर सब सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह पे कि कोई बोलेंगे कि भाई क्या किया है तूने, तो क्या इंजीनियर, तो बेरोजगार होगा। ऐसा एक टैग लाइन लगा दिया है कि इंजीनियर किया मतलब बेरोजगार होगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्लीन चिट पे लिख कर दे सकता हूँ
कि वो वही इंजीनियर होगा जिसने कभी इंजीनियरिंग ले तो ली, लेकिन क्यों ली ना वो उसको खुद को नहीं पता होगी। ले लिया, बस सब ले रहे थे, मैंने भी ले लिया, और उसके पास उसके लिए कोई परफेक्ट नॉलेज या स्किल नहीं होगी। दैट्स वाई उसको कोई अच्छी जॉब मिलती नहीं है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में हो और उस एरिया के अंदर आपके पास बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट स्किल है, बेस्ट एप्टीट्यूड है, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर प्लेस। वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल डेफिनेटली गेट, है ना। तो फ्यूचर स्कोप के ऊपर हम विचार करके फिर आगे जाएंगे। अलग अलग फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं, उसके लिए अपने पर्सनल मेंटरशिप का एक रखा है। आप लोग उसके बारे में सोचना। हर एक स्टूडेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि सर मेरा इंटरेस्ट ये है, ये है, ये है, और इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया, तो वो आप खुद सोचना और पूछ सकते हैं बाद में हमें। सेकंड, योर लिमिट्स, हमें अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। ओके, एंड जिद एंड जुनून, ये बहुत खास चीज़ है इस दुनिया में। कुछ भी आपको हासिल करना हो तो जिद एंड जुनून चाहिए। जब पूरी दुनिया सो रही है, आराम से अपनी नींद पूरी कर रही है, और तब हम एक पर्टिकुलर कोने में, रूम के पर्टिकुलर कमरे में लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, है ना। आपके अंदर, आपके मन के अंदर, दिलो दिमाग में एक जज्बा, एक जुनून जागा हुआ है कि पूरी दुनिया को ये करके दिखाना है, या तो मेरे को ये हासिल करना ही करना है। एक जिद एंड जुनून नहीं होगा तब तक व्यक्ति कुछ कर पाएगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जानते ही है, और ऐसे आपको एक पर्सनली एक्सपीरियंस होगा कि मैंने 50 बार मोटिवेशनल, ऐसे मोटिवेशन क्लास दे देता था, है ना। हर 2 महीने में एक आध बार अपने सेशन पढ़ाते पढ़ाते ले लेता था, और उसमें ये होता था कि और मुझे पता भी होता था क्या होने वाला है, कि आज मैं मोटिवेशन दूंगा तो बच्चे इतने ज़बरदस्त मोटिवेटेड हो जाएंगे, 2 दिन तो मतलब यहाँ रहेंगे, यहाँ सब कुछ परफेक्ट, टाइम टू टाइम उठेंगे, काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ 2 दिन तक चलेगा ये। फिर तीसरे दिन सारा मोटिवेशन जमीन पे। फिर तीसरे दिन स्कूल में आएंगे, भाई क्या हुआ, बस सर આપણું થઈ ગયું, ચાલે સર બધું ચાલે, ચાલવા दो ने। ऐसा क्यों होता है, कभी इसके बारे में सोचा आपने? करना तो सबको अच्छा है, मन अंदर से मन भी बोलेगा कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, अभी तेरे को पढ़ना चाहिए, अभी तेरे को ये काम करना है, गलत कर रहा है। ऐसा मन तो बोलता है, हर एक स्टूडेंट का मन ये बोलता है। उसको पता है कि यार मम्मी पापा ने बहुत पैसे, बहुत स्ट्रगल करके अपने को पढ़ाने के लिए भेजा है, उनके सपने, मेरे भी सपने, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ अभी, टाइम पास कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मन बोलता है कि ये करना चाहिए, लेकिन करते हैं, है ना। ऐसा मोटिवेशन 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, मेरे को पता है ये चीज़, तो भी मैं देता हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, क्योंकि मेरे भी एक जिद एंड जुनून है जिसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, भले दुनिया कहीं की कहीं से कहीं चली जाए। एक सत्य जान लेते हैं, नीड इज़ द ओनली मोटिवेशन इन लाइफ, ये मैंने जान लिया है मेरे लाइफ के अभी तक के एक्सपीरियंस में। ज़रूरत ही मोटिवेशन है। आपने देखा होगा कि एक जनरल एग्जांपल की, बहुत सारे मैंने खुद देखे हैं ऐसे एग्जांपल, कि स्टूडेंट 12th पास, इंजीनियरिंग पास कर लिया है, तो भी घर के बाहर या कुछ अकेला कुछ कर नहीं रहा है, किसी ना किसी अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के साथ ही सब करेगा, खुद खुद नहीं करेगा, क्योंकि पहले से उसको ऐसे प्रोटेक्टेड वे में रखा है। लेकिन लाइफ का सिनारियो तो ऐसा नहीं है ना, कभी तो खुद, आप अभी स्टूडेंट हो लेकिन लाइफ टाइम आप स्टूडेंट नहीं हो, सीखना है। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि इतना छोटा सा बच्चा होता है, घर परिवार में कोई कुछ होता नहीं है, उसको पता है कि आज मैं यहाँ सब घूम के ये नहीं सेल करूँगा, ये नहीं काम करूँगा, तो मेरे को रात को नहीं खाना मिलने वाला है। उसकी नीड है, और उसकी नीड के कारण वो अपने आप काम करना चालू कर देता है ना। नीड इज़ द ओनली मोटिवेशन। जिस दिन अपने को अपनी नीड समझ में आ गई ना लाइफ में, कि दिस इज़ माई लाइफ, और मुझे यहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो हियर, और ये मेरी नीड है। जब व्यक्ति को अपनी नीड समझ में आ जाएगी ना, तब किसी के, दुनिया के किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब होता है ना।
मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज की जनरेशन के बच्चे इस सत्य को बहुत भूल के आगे चल रहे हैं कि उनको एक टाइम पे अपने करियर में आगे बढ़ना है। ये बात अच्छी है कि चलो ईश्वर की दया से आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल अगर एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो एक नीड, एक पर्टिकुलर स्टैंड डिसाइड करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, सो द ओनली मोटिवेशन इज डिसाइड योर नीड। आपको क्या क्या ज़रूरत है, जब ये पता चल जाएगा ना तब अपने आप हो जाएगा सब। बरोबर, अगर आप उस सत्य से दूर भागोगे तो आपका मन दूर लेकर जाएगा। चलो तो सो जिद जुनून पूरा होना चाहिए, पूरा जज्बा होना चाहिए हमें कि ये मेरी नीड है और मैं कुछ भी हो जाए मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा। डन है। चलो ओके। सेकंड थिंग कि भाई सर, करियर डिसीजन तो सब लोग लेते हैं, सब लोग करते हैं, आपके वहाँ क्या खास है? तो मेरा ये मानना है कि सब लोग खास है और सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं, बट वी आर प्रोवाइड हियर द बेस्ट फैकल्टी। मेरा एक ड्रीम है, बचपन से लेके चलता हूँ, कि मैं जितना ऑथेंटिक, जितना बच्चों के लिए पर्सनल केयरिंग हूँ, उनके फ्यूचर के लेके, उनके करियर को लेके, उनके स्टडी को लेके, ऐसा ही फैकल्टी मेरे को हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। कि जो इसका जुनून, जिसका जोश, जिसका एम, जिसका लाइफ का गोल एक हो। अगर ऐसे हर एक टीचर एक स्टैंड पे खड़े होकर सारी फैसिलिटीज़ के साथ अगर वो स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वी विल रीच आवर गोल। सो आवर बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट इंडिविजुअल मेंटरशिप। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, मेंटरशिप। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि एक मेंटर्स की आवश्यकता होती है, हर एक स्टूडेंट को होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने लाइफ के गोल में आगे बढ़ते जाएंगे, रोज़ नए नए एक्सपीरियंस होंगे, नई नई चीज़ें होगी। अगर मैं साइंस फील्ड की बात करूँ तो उसको रोज़ बहुत सारे डाउट्स होंगे। हर एक चीज़ के लिए एक ऐसा टीचर जिससे वो अपने डाउट सॉल्व कर सके और उसको उसकी सही डायरेक्शन मिल सके, इसके लिए एक इंडिविजुअल मेंटरशिप। थर्ड इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट आई हैव थिंकिंग ऑन इट एंड वर्किंग ऑन इट फ्रॉम मैनी ईयर्स। बहुत सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बट अभी मैं उस स्टेट में हूँ कि वी कैन फुल्ली कन्वर्ट मैक्सिमम स्टडीज़ इनटू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, हमारे हर एक सब्जेक्ट में जितने भी क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी पॉसिबल है वो हर एक हम करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ थियोरिटिकल रट्टा वाली पढ़ते रहे और उससे ज़्यादा हम देखें, एक्सपीरियंस करें और फिर उसको हम फील करके अगर रख उसको समझेंगे ना तो वो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है हमारे लिए, है ना। रीड किया हुआ उससे ज़्यादा अच्छा है, देखा हुआ लाइफ टाइम याद रहता है। सो दैट इज़ अवर मेन गोल एंड वी आर डेफिनेटली प्रोवाइड बेस्ट गाइडेंस। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट इज इन साइंस फील्ड दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपको लेकर जाता है मेडिकल की दुनिया में और एक रास्ता लेकर जाता है आपको engineering की दुनिया में, राइट। सो इन दिस बोथ द वेज यू हैव टू, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड, योर स्किल, योर एबिलिटी, आपको अपनी लाइफ में कौन सा काम करना पसंद आएगा, कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो, वो सोच के ये दोनों में से कोई भी एक रास्ता आपको चूज करना है, राइट। उसके ऊपर हम आगे और चर्चा भी करेंगे। ओके, ये एक सिंपल सी बात है जो मैं आपने आपको बताया कि अर्ली डिसीजन इज़ अ वाइज डिसीजन। आप लोग 10th के लेवल पे आ गए हो, लेकिन मेरा तो ये सेमिनार, मैं तो ये चीज़ बच्चों को 9 से बताता हूँ और हमारा गोल ये है कि बच्चा 9 से ही डिसाइड करे, कि 9 स्टैंडर्ड से ही अगर वो डिसाइड करेगा तो उसकी जो झलक होगी 11th में वो बहुत अलग होगी। बट नो वरी, जाग्या ત્યારથી સવાર, એવી કહેવત છે આપણી જોડે એક। हाउ टू चूज स्ट्रीम, तो जो हमने बात कर ली, स्किल, एबिलिटीज, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। एंड पर्सनल इंटरेक्शन, आपको हमसे आके, टीचर्स को आके बताना है
कि सर ये मेरे इंटरेस्ट है, ये चीज़ें हैं, तो हम आपको उसके अंदर बेस्ट गाइडेंस दे पाएंगे, है ना। सो पर्सनल इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जहाँ जहाँ पे भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, उसको अच्छे से सॉल्व करके फिर हम डिसाइड करेंगे हर एक चीज़ को। हमने यहाँ पे जितने भी इन जनरल क्वेश्चन है उसको मेंशन किया है, बट आई नो द फैक्ट, इतने सारे फैक्ट में से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल थॉट्स, है ना। तो उसके लिए अपने पर्सनल इंटरेक्शन का एक अलग से रखा है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन 9, 10 एंड 11, 12, आज तक आप 9, 10 का एक्सपीरियंस किए हो। जैसे ही आप साइंस फील्ड में आओगे, कुछ 12th के स्टूडेंट भी अपने यहाँ बैठे हैं, राइट। 12th साइंस वाले, तो वो स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होगा। पहला जो गैप है 9, 10 और 11, 12 में, वो क्या है, तो लार्ज सिलेबस गैप। अभी तक जो भी आप 9, 10 में पढ़े थे, इतनी सी बुक होती थी जिसमें 10, 15 चैप्टर होते थे, 4, 5 पेज का एक चैप्टर। ट्यूशन गए, टीचर ने ऐसा ऐसा 2, 3 लेक्चर पढ़ाया, हो गया, जय माता जी, है ना, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने। मैं भी पढ़ाता था तब ऐसे ही फील करते थे, लेकिन मैं अंदर से इतना सोचता कि उसमें इतनी बड़ी बात नहीं की मैंने। तो 11, 10 to 11 में जाओगे तो दिस चेंजेस ये आपको पहले से पता होने चाहिए कि जैसा आप 9, 10 में पढ़े हो, उससे इसका जो सिलेबस है उसमें गैप ज़्यादा है ना। यू हैव टू मोर डेडिकेटिंग, यू हैव टू डू मोर वर्क। स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डेली डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पिछले 7, 8 साल के एक्सपीरियंस में देखे हैं कि 10th के अंदर स्टूडेंट के मैथ्स के अंदर थे 98, 99, मेरे ही खुद के ही पढ़ाए हुए। ओके, साइंस के अंदर भी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही 11th में आया, तो जैसा वो 10th में करता था ना, वैसा ही वो 11th में करने लगा। मतलब 10th का शेड्यूल तो कैसा होता है, एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले अपने अच्छे से पढ़ लिया, कर दिया, सब हो गया। 11th में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वी नीड डेली डेडिकेशन। हर एक दिन आपको हमारी तरफ से एक टारगेट दिया जाएगा, एक डीपीएस, एक डेली प्रॉब्लम सीट्स दी जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, तब जाके ये पॉसिबल है। दूसरी चीज़ है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ आप सब लोग को पता है। अभी तक आप आंसर कैसे लिखते थे साइंस में, इतने लंबे लंबे आंसर, सेक्शन डी 4 मार्क्स, 1.5 पेज डिस्क्रिप्टिव आंसर, है ना। केमिकल रिएक्शन रट्टा मार, है ना, यही करते थे ना। डिस्क्राइब द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विथ मेटल, एसिड विथ वो, ये 5 5 बार लिख के रट्टा मार के डिस्क्रिप्टिव। सब्जेक्टिव आंसर्स होते थे हमारे, कैसे होते थे, एसएसटी सब्जेक्ट। जैसे ही आप साइंस में आओगे तो वो सब गायब, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा नहीं। 70% कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल बेस्ड सब कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ मेरे फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ऑल द डायरेक्शन, इट इज़ इन द फिजिक्स, इट इज़ इन द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अभी तक 10वीं के अंदर, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अदर्स, मैं तो मेरे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग से ही पढ़ाया है, लेकिन 10th के अंदर स्टिल नाउ मैक्सिमम ये ऑन एन एवरेज, किसी को पर्सनल नहीं बट ऑन एन एवरेज देखा गया है कि बच्चे रट्टाबाजी पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पूरा रट लिया, गजब, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा। मेरे को याद है, मेरी मम्मी आज भी बोलते, मैं जब 5th में था ना, तब मैं ऐसा ही था, जहाँ डॉट हो वहाँ डॉट, पर मैं बोल क्वेश्चन का आंसर बोलूँ तब भी बोलूँ यहाँ डॉट है यहाँ कॉमा है, ऐसा रट लिया और लिख दिया फुल मार्क्स, है ना। पूरा रट के एग्जाम में जाके ऑमिट कर दिया, बात खत्म, टॉप पे आ गया भाई। लेकिन ये रट्टाबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी। डेली बेसिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज को पर्टिकुलर डीप समझना पड़ेगा। डेली हमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वहाँ पे एक्सरसाइज होती थी, घर पे बोलो कि भाई आज मैथ्स का हुआ, जाओ घर पे जाके एक्सरसाइज कर डाला, हमने 10 घंटे ऐसे 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 खत्म कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाने वाले हैं, तो हमें ज़्यादा नंबर्स, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स, एप्टीट्यूड की स्किल हमें सीखनी पड़ेगी, राइट।
हर एक सब्जेक्ट में। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आई हेट मैथमेटिक्स। तो मैं बोलता हूँ ये एटीट्यूड नहीं रखना है हमें। आप बायोलॉजी हो, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स को अपना दुश्मन नहीं बनाना है। हमें हमारा एम्पटीट्यूड जो स्किल है वो बनाए रखना है, राइट। एक लॉजिकल स्किल है। चलो बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप इंटीग्रेशन मत करो, डिफरेंशिएशन मत करो, है ना, डिटर्मिनेंट्स ये सब मत करो, लेकिन आपको प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन प्लस हर एक का डीप सेंस, एम्पटीट्यूड सेंस, न्यूमेरिकल सेंस रखना है। वही सेम एटीट्यूड से कि मेरे सामने मैथमेटिक्स वाला बिठाओ, उसको मैं फेल कर दूँ। डन है। सो वी शुड टू कीप दिस ऑल द थिंग्स इन अवर माइंड। सो नेक्स्ट अब हमारा जो डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करते, जिसके अंदर लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि दो फील्ड है, मेडिकल इंजीनियरिंग। तो हम मेडिकल फील्ड के अंदर क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, कौन कौन सी कॉलेजेस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे गुजरात की टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे आपको करंट डिटेल देंगे। अगर आपको किसी और कॉलेज का कोई पर्टिकुलर, क्योंकि इंडिया में कॉलेज की कमी नहीं है ना, तो इतने सब का नहीं डिस्कशन कर सकते, लेकिन हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे एरिया में आजू बाजू में और हमारे लिए कन्वीनियंट है, ऐसे गुजरात की टॉप कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे दे देंगे। अगर आपका पर्सनल कोई ओपिनियन है, कोई पर्सनल कॉलेज के बारे में आपको चाहिए डेटा, यू जस्ट पिंग टू मी, वी विल प्रोवाइड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बायोलॉजी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्योंकि कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट को अगर इंडिया की कोई भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो नीट एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो नीट एग्ज़ाम के अगर हम देखने जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जनरल कैटेगरी में आता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, थियरी और प्रैक्टिकल के मिला के 50% रिजल्ट उनके बोर्ड के अंदर बनना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45 एंड SC ST OBC के लिए 40%। ये हुआ फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे रहेगी। उसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स 20 मिनट का रहेगा। कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, तो 720 720 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर पे -1 मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिख कर रखे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है कि अगर आप इतने नंबर्स, आपका जो रिजल्ट है नीट का वो इससे ऊपर है, सो यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इन अ कॉलेज। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। बट इस कट ऑफ से ऊपर आपका रिजल्ट जाएगा, दैट्स मीन यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन। तो यहाँ पे हर एक साल के लिए हमने कट ऑफ मेंशन कर दिए हैं 2017 से लेके 2023 तक। यू कैन ऑब्जर्व द डेटा एंड यू कैन डू द एनालिसिस। सो आप देख सकते हो 2017 में 131 था, 18 में 119, 19 में 134 एटसेट्रा। अगर रिसेंट ईयर की बात करने जाए तो 2023 में ये रुका था 138 के ऊपर। आगे जाते हैं अब हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट इज द सिंगल विंडो एग्जामिनेशन फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे पहले भी, अगर आप नीट की एग्जाम देते हो तो आप MBBS, BDS, BMS एंड BHMS ऐसे सारे डॉक्टर्स की डिग्री कर सकते हो, और उसके लिए आपको वेरियस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है, जैसे एम्स है, जिपमर है एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन मिलेगा वो नीट के एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सो हम थोड़ा और आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले अपने। सो नीट एग्जामिनेशन के अगर हम बात करने जाए स्पेशली फॉर MBBS, तो ऑल ओवर इंडिया में MBBS की अप्रोक्सीमेटेड 1 लाख सीट आप गिन सकते हैं, 98,000 सीट्स है। ओके, उसके अंदर अगर हम हमारे गुजरात की बात करने जाए तो गुजरात के अंदर अप्रोक्सीमेटेड 6,185, मतलब अप्रोक्सीमेटेड 6,000 सीट्स है।
अगर उसके सामने कैंडिडेट्स गुजरात के लास्ट ईयर रिसेंट डेटा को अगर हम कंपेयर करने जाए तो अप्रोक्सीमेटेड 65,000 कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द MBBS। सो अगर ये सारे डेटा को अगर हम एनालिसिस करने जाए तो जो कैंडिडेट्स है और उसके सामने सीट है वो कितनी है, तो 10 कैंडिडेट के सामने 1 सीट। उसका मीनिंग ये होता है कि अगर 10 कैंडिडेट्स है तो एक स्टूडेंट तो उसमें से डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ओके, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? गुजरात स्टेट के कंपैरिजन में अगर हम अदर स्टेट की बात करने जाए, अलग अलग स्टेट के बारे में अगर आप डेटा निकालोगे तो विल गेट दैट कि वहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे 25:1 की सीट्स है, कहीं कहीं पे 45 है, कहीं कहीं पे 26:1 है, और उन सब के कंपैरिजन में गुजरात में ओनली 10:1 सीट है। सो दैट इज गुड न्यूज़ फॉर अस। अगर हम आगे और डेटा कलेक्ट करने जाए यहाँ पे, सो गुजरात के अंदर अगर हम सीट डिवीजन के बारे में देखने जाए तो टोटल 13,782 सीट्स अलॉटेड है रिसेंट ईयर डेटा के हिसाब से, और उसके अंदर जो MBBS की सीट है वो 6,158 है। उसके बाद जो BDS है उसकी सीट्स 1,1255, BAMS की 2,289 एंड BHMS 4,080। अगर ये सारे बायोलॉजिकल फील्ड की सीट्स को मिला जाए तो गुजरात के अंदर 13,782। अगर हम रिसेंट डेटा की बात करने जाए तो ये जो 13,782 का जो नंबर है वो 15,000 के करीब पहुंच जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल कॉलेज गुजरात में ओपन होने वाली है। सो कैंडिडेट का जो रेशियो था, कैंडिडेट वर्सेस सीट का रेशियो, वो 4.5:1 हो गया। दैट्स मीन और भी कम हो गया। सो दैट इज अगेन वन गुड न्यूज़ फॉर अस। ओके, तो जो अदर ऑप्शन है, मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, ओके, या तो वो नीट क्वालिफाई करके MBBS या MS या BDS ऐसे कोई कोर्स करना नहीं चाहता है। सो देर आर अदर ऑप्शन टू अवेलेबल इन आवर गुजरात एंड दैट आर वी डिस्कस वन बाय वन। तो वहाँ पे स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में BSc नर्सिंग कर सकता है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरापी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरापी, ऑर्थोटिक्स, ऐसे अलग अलग कोर्स पे वो बैचलर डिग्री हासिल कर सकता है। अदर गुजसेट की भी एक अदर एग्ज़ाम होती है। ओके, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो गुजरात की गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो गुजरात गवर्नमेंट चलाती है, उसमें गुजसेट का भी रिजल्ट मान्य रखते हैं। तो उसके बेसिस पे आप फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। दैट्स मीन देयर आर वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। आगे की अगर हम बात करने जाए, सो द फर्स्ट थॉट इज कमिंग इन अवर माइंड कि नसीबदार छो कि તમે ગુજરાતમાં છો। ऐसा क्यों? क्योंकि हाईएस्ट, अगर हम अदर स्टेट के कंपैरिजन में बात करने जाए तो जो सीट है वो हाईएस्ट है, कट ऑफ जो होता है वो लोएस्ट है हमारे यहाँ। थर्ड थिंग, सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। उसके बाद अगर देखने जाए तो सो स्टार्ट अर्ली एंड डिसाइड वाइजली। तो ये सारे रीज़न के कारण अगर हम पहले से ही डिसाइड करके डिसीजन ले ले कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है या ये फील्ड चूज करके मुझे इसमें आगे बढ़ना है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कंप्लीटिंग द डिग्री एंड गो फॉर व्हाट यू वांट। डन है। अब हम कुछ ऐसे डेटा के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम जो एक महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन गुजरात एंड फॉर इट इज़ फॉर अ MBBS। हम यहाँ पे MBBS का बेसिकली बात करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कॉलेज यहाँ पे गुजरात में आती है वो है अहमदाबाद की BJ मेडिकल। BJ मेडिकल का आप रैंकिंग देखने जाओगे तो वो 15 नंबर आता है NIRF रैंकिंग। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आई हैव हियर added the cutoff of general category, ओके, और इट इज़ डेटा ऑफ 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका रैंक अप्रोक्सीमेटेड 714 के आजू बाजू में होना चाहिए, और उसके लिए आपको नीट एग्जाम में 690 या उससे ज़्यादा नंबर्स लाने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो आपकी जो 5 इयर्स का MBBS का कोर्स रहेगा
4.5 ईयर्स प्लस इंटेंसिव 5 साल का जो कोर्स रहेगा वो 1.13 लाख में कंप्लीट हो सकता है। सेकंड अगर हम बात करने जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, उसका जो रैंकिंग है 89 रैंक। वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका रैंक 3590 के आजू बाजू में होना चाहिए। जो मार्क्स है आपको 656 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ पे भी फीस 1.1 लाख रुपीस रहेगी आपके 5 साल के MBBS के कोर्स की। एम्स राजकोट है थर्ड ऑप्शन पे हमारा। जो एम्स है जो ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल्स की कॉलेज चलाता है, वही एम्स का एक ब्रांच हमारे गुजरात में भी है, राजकोट में। वहाँ अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका रैंक 3717 के आजू बाजू में या उससे ऊपर होना चाहिए। जो मार्क्स है वो 654 नीट के अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे आपका जो 5 साल का MBBS है वो एकदम आराम से एकदम लोवेस्ट वैल्यू में आप डॉक्टर हाईएस्ट लेवल के बन सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे PDUMC, दैट कॉलेज ऑल्सो लोकेटेड इन राजकोट। उसके अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको रैंक लाना पड़ेगा 4821, मार्क्स 650, फीस जो रहेगी 1.39। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट आई हैव चूजन फॉर अ मेडिकल इज ए MP शाह गवर्नमेंट कॉलेज, जामनगर के अंदर सिचुएटेड है। इसके अंदर एडमिशन के लिए आपको 5471 रैंक या तो 646 से अबव रिजल्ट लाना पड़ेगा। फीस यहाँ पे होगी 1.25 लाख। सो दिस आर द डेटा ऑफ आवर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज इन गुजरात। और भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस गुजरात के अंदर है जहाँ पे आप MBBS का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो उसका जो फीस का जो क्राइटेरिया है वो 25 से 40 लाख के आजू बाजू में आपको पड़ सकता है। डन है ये, आगे जाते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन है वो हम इंजीनियरिंग फील्ड के ऊपर करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ये होना चाहिए कि वी हैव टू चूज मैथमेटिक्स एंड देन आफ्टर, जैसे बायोलॉजी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट की एग्ज़ाम चाहिए, वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए हमें एग्ज़ाम देनी पड़ेगी JEE मेन। सो JEE मेन इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे उसके बारे में हर एक बात डिटेल में कर लेते हैं। सो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एक नहीं बहुत सारी है और अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी एग्ज़ाम अलग अलग भी लेते हैं। लेकिन JEE मेन इज़ द मेन फंडामेंटल एग्ज़ाम जो इंडिया की मोस्ट कॉलेजेस के अंदर ये वैलिड है और उसके बेसिस आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो JEE मेन फर्स्ट है। सेकंड आता है JEE एडवांस। तो यहाँ पे एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमें कर देनी चाहिए कि JEE एडवांस एग्ज़ाम इज़ ओनली फॉर IITs। जो स्टूडेंट अपना इंजीनियरिंग IITs से करने का सोच रहा है उसको JEE एडवांस की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और JEE एडवांस की एग्ज़ाम सिर्फ IIT के अंदर एडमिशन के लिए होती है। थर्ड थिंग आती है गुजसेट। हमारे गुजरात के अंदर जितने भी गुजरात गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे गुजसेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट भी कंसीडर किया जाता है। दैट्स मीन इसके बेसिस पे भी आपको गुजरात के अंदर एडमिशन मिल जाएगा अलग अलग कॉलेज में। सेकंड, प्राइवेट और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडमिशन के लिए खुद लेती है, जैसे बीट सेट, VIT, MIT एंड SRM। सो दीज आर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर टेकिंग एडमिशन इन अ इंजीनियरिंग। आगे की बात हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे JEE मेन। सो JEE मेन के बारे में फर्स्ट जो पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देनी पड़ती है। सेकंड चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट 12th बोर्ड पास होना चाहिए। थर्ड, अगर हम बात करने जाए सिलेबस में क्या होता है, तो उसका जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th का NCERT बेस्ड ही होता है। रिसेंट ईयर की अगर बात करने जाए तो NCERT में बहुत सारे टॉपिक रेशनलाइज्ड
सिलेबस में निकाल दिए गए हैं, बट इट इज़ मेंशन इन अ JEE मेन एग्ज़ाम। तो अगर आपको JEE मेन का अगर सिलेबस चाहिए तो इट इज़ इजीली अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, यू कैन सर्च एंड यू कैन सी ऑल द डेटा। सेकंड थिंग, ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है? जैसे हमने देखा था नीट होती है 720, वैसे ही JEE मेन की जो एग्ज़ाम होगी वो टोटल 300 नंबर्स की रहती है, राइट। सेकंड थिंग, ये एग्ज़ाम के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने आगे भी देखा था PCB, वैसे ही यहाँ पे होगा PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि टोटल हमें 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें 20 जो होते हैं वो MCQs टाइप होते हैं एंड 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम जानेंगे। यहाँ पे आपको इतनी बात समझनी है कि टोटल 30 क्वेश्चन में से यू हैव टू चूज 25 क्वेश्चन, यू हैव टू फिल 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऑप्शन में मिलेंगे, वो ऑप्शन वाले भी कौन से रहेंगे? ये जो 10 क्वेश्चन है उसमें से। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं बात बताने जाऊँ तो टोटल 20 क्वेश्चन MCQs के हैं, वो कंपलसरी है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हमारे बचे, उस 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आप छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल डेटा। अगेन यहाँ पे अगर हम क्वालिफाइंग रिजल्ट की बात करने जाए तो यहाँ पे हमने 2022 तक का डेटा मेंशन किया है। तो ईच एंड एवरी ईयर यहाँ जो JEE मेन का क्वालिफाइंग रिजल्ट इट इज ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, अराउंड 90 के ऊपर नीचे ये घूमता रहता है। तो अगर आपको JEE मेन के अंदर क्वालिफाइंग होना है, अगर आप JEE मेन में क्वालिफाइंग से ऊपर रिजल्ट लाते हो, दैट्स मीन आपको गुजरात की कोई भी कॉलेज में या गवर्नमेंट की कोई भी कॉलेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, JEE मेन का रिजल्ट प्राइवेट बहुत सारी कॉलेजेस है वहाँ पे भी वैलिड है, दैट्स मीन आपको इंडिया लेवल में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है, डन है। बट कौन सी कॉलेज में मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट लिस्ट। चलो तो आगे जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने अभी तक जो भी बात की वो JEE मेन के बारे में के लिए बात की थी। जो JEE मेन है वो एक इन जनरल क्राइटेरिया है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग IIT से करना होता है। सो फॉर दैट वन मोर एग्जाम हमें देनी पड़ेगी। अगर आप JEE मेन में क्वालिफाइंग होते हो, आपका रिजल्ट अच्छा आता है और आप टॉप के 2.5 लाख JEE स्कॉलर्स के अंदर आपका रैंक आता है, कहने का मतलब ये है कि आप टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स में JEE मेन के रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइंग फॉर द JEE एडवांस एग्जाम। डन है, पहला क्राइटेरिया यही है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे बैठते हैं उसमें से टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर आपका रैंक आना चाहिए, तो आप एडवांस की एग्जाम दे सकते हो। ओके, दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर 23 IITs है और ये IITs एडवांस की एग्जाम जो होती है वो IITs खुद कंडक्ट करती है। इंडिया की अलग अलग IITs अलग अलग साल में अलग अलग IITs अपना पेपर बनाती है और अपनी एग्जाम खुद लेती है और रिजल्ट भी खुद ही डिक्लेयर करते हैं ये लोग। टॉप 2.5 लाख ऑफ JEE मेंस ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्राइटेरिया है एडवांस के अंदर, एडवांस के सिलेक्शन के लिए, एडवांस के अंदर क्वालिफाइंग होने के लिए, वो है आपके बोर्ड के अंदर 75% से रिजल्ट ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, ये भी इंग्लिश एंड हिंदी में ही अवेलेबल होते हैं ये क्वेश्चन पेपर। इसकी सीट्स अगर हम देखने जाए ऑल ओवर इंडिया में तो 14,698 सीट्स आर अवेलेबल। JEE एडवांस के लिए अगर ये एक हम और बात एस्पेक्ट अगर देखने जाए तो ये एग्ज़ाम टफ मानी जाती है। जैसे UPSC एग्ज़ाम उसको भी टफ माना जाता है, उसे UPSC के बाद जस्ट दूसरे नंबर पे JEE एडवांस इज द टफ एग्ज़ाम। इसको टफ बनाने के लिए जो मेन एलिमेंट है वो है उसके क्वेश्चन पेपर की टाइप। हाँ, क्वेश्चन पेपर की जो टाइप है यहाँ पे वो फिक्स नहीं होती है।
हर एक साल जो अलग अलग आईआईटीज एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वही आईआईटीज के प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं, वही उस एग्जाम के अंदर जो पेपर सेट होगा, उस पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, कितने नंबर्स का एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स क्या होंगे, ये सारी चीजें अनसीन होती है। मतलब स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैं कौन से टाइप के एग्जाम करने वाला हूँ, मल्टीपल एमसीक्यूज करने वाला हूँ या सिंगल चॉइस एमसीक्यूज करने वाला हूँ, या तो मैं मैच द फॉलोइंग करने वाला हूँ। वो सारी डिटेल जब आपके हाथ में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने से पहले जो डेटा दिया है वो रीड करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको ये एग्जाम में, ये क्वेश्चन में क्या करना है। तो फर्स्ट बात ये हुई। ओके, अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखने जाऊँ, तो भाई अगर स्टूडेंट को इतना सारा पढ़ के वहाँ जेडब्ल्यू एडवांस देने गया है, तो 4 इंस्ट्रक्शन पढ़ के ये समझना कि इसका आंसर कैसे देना है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इजीली ये काम कर सकते हैं। वन मोर थिंग, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे डिसाइड नहीं होते हैं, वो आईआईटीज के जब पेपर बनते हैं तब डिसाइड होता है। हर एक साल अगर आप पेपर देखोगे तो अलग अलग मार्क्स के पेपर मिलते हैं यहाँ पे। डन है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जाम है उसका सिलेबस फिक्स होता है। ओके, बहुत सारे मीथ ऐसे सुनने को मिलते हैं कि इसका सिलेबस भी फिक्स नहीं है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। आप जेडब्ल्यू की जो मेन वेबसाइट है उस पे जाके सर्च करके खुद उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और मोस्टली ऑल द कंटेंट्स ऑफ एनसीईआरटीज आर इंक्लूडेड इन जेडब्ल्यू एडवांस। बस क्वेश्चन पूछने की थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है ना, बाकी सब सही है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जेडब्ल्यू फॉर आईआईटीज। यहाँ पे हमने कुछ रिसेंट ईयर के डेटा भी मेंशन किए हैं। यहाँ पे अलग अलग साल के लिए हम 2018 के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे, बाकी का आप अपने आप समझ जाना। तो 2018 के अंदर हम देखने जाए तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, जो जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर जो आपका रैंक बनेगा उसके अंदर दोनों मार्क्स देखे जाते हैं। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के कितने होते हैं और इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम देखो, जैसे कि 2018 में 10% रिजल्ट होना चाहिए। 10% मतलब आप अप्रोक्सीमेटेड समझ सकते हो कि अगर फिजिक्स की एग्जाम के 100 फिजिक्स का 100 नंबर्स के क्वेश्चन है, तो आपका 10 से ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, ये ऑल ओवर मार्किंग सिस्टम्स, मान लो कि 300 नंबर का, या तो मान लेते हैं अपने जस्ट फॉर स्मॉल समझने के लिए चीज को, कि हम मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 25 है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यहाँ परसेंटेज में इसके लिए दिखाया है क्योंकि जो नंबर ऑफ रिजल्ट जो मार्क्स है वो डिसाइड नहीं है, तो वो जितने भी नंबर का पेपर होगा उसका आपको इतना परसेंटेज रिजल्ट तो लाना ही पड़ेगा। डन है ये। एंड आई थिंक ये सारे काम आराम से हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो डेडिकेशन, लगन, जिद एंड जुनून, जैसा हमने आगे डिस्कस किया था। डे 1 से हमें इस काम के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए लग जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो एक सिंपल थॉट ये है कि भाई वहाँ जो हर साल में आईआईटी में स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो लोग भी इंसान ही है, लेकिन उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, पहले दिन से मेहनत कर रहे थे, उसके कारण वो मुकाम पे पहुंच सकते हैं। डन है, आगे जाते हैं अपने। इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड, तो यहाँ पे मैंने जो मेन फील्ड है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत यूजफुल है अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है। तो फर्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक नया इंजीनियरिंग है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और भी बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो टॉप मोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये सारे ऑप्शन में से, ये सारी फील्ड में से आपको अपने इंटरेस्ट, अपने शौक और अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज़, कौन से इंजीनियरिंग में आपको मज़ा आएगा, कौन से इंजीनियरिंग में आप फ्यूचर देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करके उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। डन है गाइज, आगे जाते हैं हम। तो जैसे हमने मेडिकल के अंदर
गवर्नमेंट गुजरात के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था, वैसे हम यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, तो हमें पता चले कि भाई हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कहाँ जाने के लिए। तो फर्स्ट है आईआईटी गांधीनगर। तो हमारे गुजरात में गांधीनगर में एक आईआईटी है, उसका NIRF रैंक 18 है। वहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया एडमिशन लेने के लिए आपको एडवांस की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे आईआईटी में एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर फीस कितनी होगी। तो वो मैं आपको एक एवरेज रेशियो बता देता हूँ कि एवरेज आप ये बात मान के चलो कि 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में अकॉर्डिंग योर फील्ड योर कोर्स वर्क आईआईटीज की फीस होती है। मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा होगी और 2 लाख से 2 लाख के बीच के अंदर ये ईयरली 1 साल की फीस आपको रहेगी। डन है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, जो पैकेज अगर आप आईआईटी गांधीनगर में जाते हो तो वहाँ का हाईएस्ट पैकेज 63 लाख पर एनम है। दैट्स मीन आपको 1 साल का 63 भी हाईएस्ट दिया गया है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, और ऑन एन एवरेज 10 से लेके 18 लाख पर ईयर्स। तो दिस आर द डेटाज ऑफ वेरियस कॉलेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो और सेम एनालिसिस हर एक के अंदर कर सकते हो। डन है। NIT सूरत, MSU बड़ौदा, विश्वकर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, दैट इज अगर आप JEE मेन की एग्जाम देते हो तो IIT के अलावा हर एक कॉलेज के अंदर मेन का रिजल्ट कंसीडर होता है। थर्ड थिंग, अगर हम हमारे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में भी एक चांदखेड़ा में विश्वकर्मा गवर्नमेंट कॉलेज एंड गुजरात यूनिवर्सिटी में LD इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 2 ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए। पैकेज बहुत कम है लेकिन एजुकेशन वहाँ पे भी अच्छे से आप ले सकते हो। फीस इसकी अगर देखने जाए तो इट इज़, विश्वकर्मा की अगर फीस देखने जाओगे तो 6,000 से 10,000 पर ईयर की फीस रहेगी, एकदम नॉमिनल। सेम एज इट इज़ LD इंजीनियरिंग के अंदर भी 6 से लेके 20 के बीच में आपका 1 ईयर का फीस रहता है। अदर कॉलेजेस के अंदर 1 से लेके 2 लाख तक का, राइट है ये। सो ये एक ऑन एन एवरेज डेटा है। आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो, कौन सी जगह पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सी फील्ड में लेना चाहते हो, ये सारे जो डेटा है, कौन सी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ये जो सारे डेटा है उसको आप एक साथ मिलाओगे तब आपको एक एक्यूरेट रेशियो और नंबर मिल सकता है। डन है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं गुड सेट के बारे में। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो JEE एडवांस भी देना नहीं चाहता, JEE मेन में भी उसको मज़ा नहीं आया, सो देर इज ऑल्सो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल इन गुजरात, दैट इज गुड सेट। गुड सेट एग्ज़ाम जो होती है वो गुजरात लेवल में होती है, गुजरात के अंदर होती है, और उसका जो रिजल्ट है वो गुजरात के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे ये वैलिड है। दैट्स मीन वहाँ पे गुड सेट के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल GSEB गुजरात बोर्ड का स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। सेकंड थिंग, 137 इंजीनियरिंग कॉलेज है गुजरात के अंदर, दैट इज गिव यू द एडमिशन बेस्ड ऑन अ गुड सेट। 45 क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी, 45% बोर्ड के अंदर मिनिमम रिजल्ट आना चाहिए। ये एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन देने पड़ेगी, इंग्लिश या गुजराती दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ओके, अब गुड सेट के बेस्ड आपको एडमिशन कैसे दिया जाता है, तो जो आपका बोर्ड का रिजल्ट है उसका 60% एंड गुड सेट का रिजल्ट है उसका 40% रिजल्ट, ये दोनों को कंबाइन किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दिस मेरिट लिस्ट बाहर निकाला जाता है और उसके बेस्ड आपको एडमिशन मिलेगा। डन है गाइस, तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल द डेटा, मेरा एक ओपिनियन ये है कि हर एक स्टूडेंट्स को अपना कैरियर बहुत पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, और वहाँ पे आपने जो एम डिसाइड किया है वहाँ पे पहुँचने के लिए सारा गाइडेंस, सारा एजुकेशन, हर एक नॉलेज, प्रैक्टिस, वॉट एवर थिंग्स यू नीड दैट वी विल प्रोवाइड एट STOs। तो हमने अलग अलग बैच वाइज कोर्स यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि अगर कोई 9th का स्टूडेंट आता है और उसने इंजीनियरिंग कोर्स पसंद किया है
तो उसके लिए हमने 4 ईयर्स बोर्ड प्लस JEE मेन। हमारा जो कोर्स वर्क हम पहली बात हमारा जो कोर्स वर्क हम ऑफर करेंगे वो JEE मेन। अगर स्टूडेंट एडवांस के लिए भी अगर आगे जाता है, अगर वो क्वालिफाई होता है, तो एडवांस की भी प्रिपरेशन यहाँ पे ही करवाई जाएगी। दैट्स मीन आवर कोर्स वर्क इज द फुल पैकेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए 4 ईयर का कोर्स, दैट इज आधार, गौरव फॉर 10th स्टैंडर्ड, लक्ष्य फॉर 11th-12th, शौर्य प्लस 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, एंड योद्धा दैट इज अवर लास्ट बैच, दैट इज फॉर अ रिपीटर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं सर मुझे अभी 12th के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया है, आई वॉन्ट 1 more ईयर्स, मुझे अच्छे यहाँ से आपके यहाँ से बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और फिर एग्ज़ाम देनी है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है फॉर रिपीटर्स, जिसके अंदर हम नीट, JEE मेन ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवाते हैं। डन है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एडमिशन प्रोसेस। सो एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग से स्टार्ट होती है। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन तो यू कैन पर्सनली विजिट टू आवर इंस्टीट्यूट, वॉट एवर द डेटाज, ऑल द थिंग्स आपको यहाँ पे पर्सनली समझाई जाएगी, बताई जाएगी। आप खुद आके एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। सेकंड, एप्लीकेशन फॉर्म्स और ये सारा जो पेपर वर्क कंप्लीट करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। डन है। सेकंड है क्लासरूम सेशन। तो हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल भी जाते हैं, तो स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे टाइमिंग जो क्लासेस के टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट आपको सेट करके दिए जाएंगे। आगे जाते हैं अपने। तो डाउट रिमूवल काउंटर्स, तो मेरे हिसाब से जो डाउट रिमूवल काउंटर से इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड करता है, वो रेगुलर पढ़ता है, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी इज़ वॉट, कि अगर स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में कोई भी जगह पे कोई डाउट आए तो क्या वो रेगुलर क्लास में कैसे पूछ सकता है। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर सेपरेट स्पेस एंड टाइम डिसाइड किया है कि उस टाइम पे हमारे स्टूडेंट कोई भी उसका डाउट हो उसके लिए स्पेशली टाइम उसको दिया जाएगा, क्योंकि रेज द डाउट, गेट द सॉल्यूशन एंड लीड द वे, दिस इज अवर फ्लो ऑफ वर्क, राइट। एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो एज आई हैव डिस्कस्ड कि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा, पीरियोडिकली टेस्ट होगी यहाँ पे, हर एक वीक में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे रहेगी। वन मोर थिंग इज़ दैट कि डे 1 से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है उसकी प्रिपरेशन हमारा डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर एवरी लेक्चर, आफ्टर एवरी सेशन, हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज़ के द्वारा आपको उस कंटेंट के अकॉर्डिंग डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग सीट्स दी जाएगी, जिसके अंदर JEE मेन, अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो नीट, ऐसे अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन जो है उसकी जो प्रिपरेशन है वो डेली बेसिस पे यहाँ पे करवाई जाएगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो उसका एक ही नियम है, हमें रोज़ उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा एंड स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, राइट। तो एग्ज़ाम प्रोसेस भी यहाँ पे हम रेगुलर कंडक्ट करते हैं, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टेस्ट हम यहाँ पे रखते हैं, मेजर टेस्ट, टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि जो JEE मेन की एग्ज़ाम आपने देखी थी कि इट इज़ फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड, तो हम बच्चों को सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए फिर प्री एक्सपीरियंस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल करवाते हैं। डन है। तो दिस ऑल द डेटास फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे हमने एक फीडबैक सिस्टम रखी है, उसका मेन पर्पस ये है कि हम हर एक स्टूडेंट की दिल की भावनाएं, हर एक स्टूडेंट को जो आने वाली दिक्कतें हैं उसको हम जान सके और उसको हम रिजोल्यूशन उसका अच्छे से दे सके। सो उसके लिए हमने एक एनोनोमस, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम है बहुत सारी लेकिन वो टीचर को बता नहीं पाता है, वो ऐसा सोचता है कि भाई टीचर को बुरा लग जाएगा या ऐसा हो जाएगा, टीचर क्या सोचेंगे।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फीडबैक्स बॉक्स भी अवेलेबल करवाए, जिसमें स्टूडेंट एनोनिमसली अपने जो भी फीडबैक है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता है। एंड मी माई सेल्फ सागर प्रजापति, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो सारे फीडबैक को पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ाएंगे। डन है। सो दिस इज अ सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनलाइज मेंटरशिप। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम उसको, जब एडमिशन उसका कंफर्म होता है तो उसी टाइम पे उस स्टूडेंट के लिए एक फैकल्टीज को एज अ मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसका मीनिंग क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि कोई एक टीचर होगा, वो उसको थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर करेगा, उसकी सारी अच्छी या बुरी जो भी बात है उस सारे डेटा को 1-to-1 पेरेंट्स से डिस्कस करेगा। पेरेंट्स से वो डेली बेसिस पे या तो वीकली बेसिस पे जो भी स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट है, जो भी अच्छी बातें हैं वो शेयर करे। और उससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल सिस्टम, स्टूडेंट्स जो है वो अपने सही रास्ते पे चले। यही इस पूरे सिस्टम का गोल है। तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिलती है, राइट। लास्ट थिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन मेंटर्स एंड स्टूडेंट आफ्टर एवरी टेस्ट। हर एक एग्जाम के बाद स्टूडेंट अपने मेंटर से उसको क्या एक्सपीरियंस किया, उसने कौन कौन सी उसको प्रॉब्लम आ रही है उससे डिस्कस करेगा और उसके बेस्ट सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। सो ये सारी प्रोसेस और हर एक चीज़ जो स्टूडेंट 100% फॉलो करेगा वो अपना गोल अचीव 100% करेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ए पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक सस्टेनेबल एंड प्रोसीजर वाइज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, जिसमें पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट, टेस्ट रिजल्ट, ये हर एक चीज़ टीचर खुद पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके स्टूडेंट का हर एक डेटा पेरेंट्स को देगा, राइट। और ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो हर एक मंथ में या 2 मंथ में एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जिससे टीचर एंड पेरेंट्स दोनों स्टूडेंट के लिए बेस्ट जो कर सकते हैं वो डिस्कशन हो सकता है और स्टूडेंट के भविष्य के लिए अच्छी रणनीति हम बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो अब हमारा रहेगा वो है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग के अंदर हम स्टूडेंट्स के इच्छाओं के अनुसार उसको कौन सा कोर्स वर्क ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल, उसका एप्टीट्यूड, ये सारा एनालिसिस जो है वो उसके टीचर को बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है वही अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानता है। तो हम पर्सनली जो करियर काउंसलिंग है वो भी यहाँ पे करते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर टू हियर, दैट्स मीन बहुत सारे 11-12 के स्टूडेंट को आफ्टर 12th बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर JEE मेन का फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये सारी जो प्रोसीजर है, वो सारी जो सुविधाएं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स मीन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा उसके कोर्स के अकॉर्डिंग हम उसके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म है वो हम यहाँ से ही फिल करके उनको देते हैं। हमारा एम ये है कि स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम की चिंता करे, पढ़ने की चिंता करे, बाकी सारी चिंताएं करने के लिए हम यहाँ पे रेडी है, राइट। इसी के साथ हमारा जो ऑल ओवर गोल था ये अचीव करने के लिए ये सारे प्लानिंग हमारे यहाँ पे रेडी है। यू जस्ट कम एंड विजिट टू STOs, take your admission and feel the real science. That is our main goal. Okay, so thank you very much guys for watching this whole video. I hope आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने दे दी है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर टू हियर इज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to your career or anything else, if you want to ask, then feel free to comment in a comment section. Okay, thank you very much.